बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और नए चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना और एटॉमिक स्ट्रक्चर। मीन्स एटम की संरचना किस प्रकार की होगी, मीन्स जो एटम का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मीन्स यहाँ पे हम स्पेशली फोकस करेंगे एटम पे। मीन्स एटम की संरचना किस तरह की है, एटम किस हिस्से मिलके बना हुआ है, किस तरह से उसकी संरचना होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय मीन्स मॉडिफिकेशन हुआ, साइंस डेवलप हुई, वैसे वैसे नए नए कंसेप्ट बताए गए। यहाँ पे नए नए मीन्स थ्योरीज आई जिससे हमें बताया गया कि एटम क्या होता है। सबसे पहला जो कंसेप्ट था, थ्योरी थी, वो दी थी डाल्टन ने। डाल्टन एटॉमिक कंसेप्ट। डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु होता है, मतलब एटम होता है, वो उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, उसको अलग अलग नहीं बांट सकते। मतलब सबसे छोटा कण है, मतलब परमाणु जो होगा वो, या एटम जो होगा वो सबसे छोटा कण होगा, उसको हम और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते। और डाल्टन ने ये भी बताया था कि परमाणु जो है मीन्स वो बेसिक पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में मीन्स रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मीन्स परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। वो सबसे छोटा ऐसा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको हम और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको एक सिंगल स्फीयर की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक छोटा सा स्फीयर है, बहुत छोटा स्फीयर है, जिसको और अधिक फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट आए, एक्सपेरिमेंट किए गए। उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अलग अलग जानकारी हमें प्राप्त हुई। क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त हुई? तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो थे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट एंड चैडविक एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या थे? एक ट्यूब ली गई, मतलब एक परख नली ली गई, लंबी सी ट्यूब ली। उस ट्यूब में क्या है, बहुत कम मात्रा में गैस ली गई और उस दो इलेक्ट्रोड से उसे कनेक्ट किया गया। जैसे बैटरी की दो जो साइड्स होती हैं, दो जिन पे हम वायर लगाते हैं, उसी से उसको कनेक्ट किया गया हाई वोल्टेज से, और उसमें स्पार्क प्रोड्यूस किया गया। उससे क्या होगा, गैस का आयनाइजेशन हुआ। गैस के आयनाइजेशन से जो पार्टिकल निकला, वो जो पार्टिकल था वो था इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोड होती हैं, दो तरह की इलेक्ट्रोड होती हैं, एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड। जो कैथोड जो होती है वो प्लस चार्ज रहती है, एनोड जो होती है वो माइनस चार्ज रहती है। भाई माइनस इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है और ऋणात्मक चार्ज है, तो वो जो होगा जिस पे माइनस चार्ज है वो प्लस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैथोड की तरफ जाने लगे, इसलिए इसको कहा गया कैथोड रेज। मीन्स एक रेज, एक बिंब सा बना वहाँ पे, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट ये किया था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं थॉमसन एक्सपेरिमेंट। और थॉमसन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, मीन्स कैथोड रेज उपस्थित होती है। मतलब इसको फर्दर भी और अधिक डिवाइड किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि परमाणु सबसे छोटा कण है, उससे छोटे कण भी उपस्थित होते हैं। थॉमसन को देख के इसने भी एक एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, क्योंकि जो परमाणु होते हैं उसमें अपना कोई चार्ज नहीं होता, उस पर जीरो चार्ज होता है। भाई एक उसमें से ऋणायन निकल रहा है तो उसमें से एक धनायन भी निकलेगा। तो धनायन का पता करने के लिए गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया, सेम एक्सपेरिमेंट उसने रिपीट किया। उसे पता चला कि इसमें प्रोटॉन भी उपस्थित होता है। प्रोटॉन मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, मतलब उस पर +1 चार्ज यहाँ पे रहता है। तो मीन्स एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, जिसको हम बोल रहे हैं, ये होती हैं कैथोड रेज, इसको बोलते हैं कैथोड रेज। और ये हो गया एनोड रेज, या कैनाल रेज भी इसको हम बोलते हैं, ये हो गया एनोड रेज। तो हमें पता चला कि मीन्स न्यूक्लियर जो हमारा परमाणु है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। और उसके बाद चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया, उससे उसको पता चला है कि इसमें न्यूट्रॉन भी उपस्थित होता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। इसको हम
दर्शाते हैं 0 and 1 से, प्रोटॉन को 1p1 या 1h1, इलेक्ट्रॉन को -1, मतलब चार्ज उस पर -1 है। तो ये हो गया, मतलब एटम जो है वो उसको फर्दर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। वो जो है 3 अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब एटम जो है वो फर्दर उसको हम अलग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है। तो मतलब एटम में क्या क्या है, एटम में प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ये हम एटम ले रहे हैं, परमाणु हम ले रहे हैं ये। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों उपस्थित होते हैं। तो इससे हमें पता चला इन तीनों एक्सपेरिमेंट से। अब साइंटिस्ट ने ये कोशिश की कि ये, अब ऐसा तो है नहीं कि बस मतलब भूसे की तरह भरे हुए होंगे एटम में, वो किसी भी तरह से अरेंज होंगे। उसका एक, वो किस तरह से ये कहाँ पे उपस्थित है, प्रोटॉन कहाँ पे उपस्थित होगा, न्यूट्रॉन कहाँ पे उपस्थित होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे उपस्थित होगा, उसको पता करने की कोशिश की। मतलब इनका अरेंजमेंट किस तरह का होगा, कौन सा जो पार्टिकल है वो कहाँ पे उपस्थित होगा, उसको पता करने की कोशिश की गई। उसके लिए एक मॉडल दिया गया जिसको हम बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल, मतलब तरबूज की तरह, कि जो एटम होता है वो तरबूज की तरह होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो जैसे तरबूज के बीज होते हैं उसकी तरह उपस्थित होते हैं। लेकिन वो जो कंसेप्ट दिया गया था वो बाद में फेल हो गया। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड मतलब साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसको बोलते हैं रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस का हमें पता चला। उसने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल रखा, एक तरफ गोल्ड की बहुत पतली सीट रखी, उस पर क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स का, अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम का न्यूक्लियस, मतलब 2He4 ये हैं। इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो क्या हो जाएगा, He2+। तो ये जो है दिस इज़, ये अल्फा पार्टिकल है, इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। मतलब पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट उसने किया, उस पर डाले बहुत सारे हाई एनर्जी के, हाई ऊर्जा के अल्फा पार्टिकल्स को उसने गोल्ड की शीट पे डाला। तो कुछ पार्टिकल्स जो है, बहुत कम संख्या में पार्टिकल्स उसके पार चले गए, ज़्यादातर पार्टिकल्स उससे टकरा के वापस आ गए, और कुछ जो है अलग अलग एंगल्स पे टकरा के चले गए। उससे उसने कंक्लूज़न ड्रा किया, उसने बताया कि जो एटम होता है उसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो डेंस होता है, मतलब वो उसमें मास ज़्यादा होता है, और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, धनात्मक उस पर चार्ज होता है। तो उसी पार्ट को उसने कहा न्यूक्लियस, मीन्स जो सेंटर वाला पार्ट है छोटा सा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन उपस्थित होंगे और न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। ये जो सेंटर वाला पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये इसका मास काफ़ी ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके चारों तरफ घूमते रहेंगे। इस जो सेंटर वाले पार्ट को है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में भी एक प्रॉब्लम आई, जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, भाई कोई घूमता रहेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, खर्च होती चली जाएगी। भाई हम अगर मान लो हम एक बॉल को एक रस्सी से बांध के घुमाते हैं, ऐसे करके घुमाते रहेंगे, हमारी एनर्जी कम होती रह जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो रुक जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि इसके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास अनंत एनर्जी है, इनफाइनाइट एनर्जी है, तो ये घूमता ही रहेगा। क्या होता है कि घूमता रहेगा, एनर्जी अपनी लूज़ करता रहेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है, तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जब जो विपरीत प्रवृत्ति के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी तरफ आकर्षित होगा, ये धीरे धीरे ये न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। तो न्यूक्लियस में आगे गिर जाएगा, मतलब ये क्या है, फिर से वही स्थिति आ गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो न्यूक्लियस में उपस्थित नहीं होता है, वो उसके चारों तरफ ही घूमता रहता है। तो इसलिए इस मॉडल में भी थोड़ी सी ये खराबी थी। तो एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, बोर कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। बोर ने एक ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। बोर ने अपने एक नया मॉडल बताया
और ने कहा कि ये न्यूक्लियस का कंसेप्ट तो चलो इसका ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो एक फिक्स्ड पाथ पे घूमते हैं। एक ऐसा नहीं है कि वो उसकी स्थिति जो है वो बदलती रहेगी। जब सर्कुलर पाथ में, वर्गीय पाथ में वो घूमते रहते हैं, मतलब सर्कुलर पाथ वो लेंगे, वर्गीय पाथ लेंगे, उसी में वो घूमते रहेंगे। कब तक घूमते रहेंगे? जब तक वो या तो एनर्जी ग्रहण ना करे या फिर वो एनर्जी त्याग ना कर दे। मीन्स या तो एनर्जी वो एब्जॉर्व करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा, तभी वो इस एक सर्कुलर पाथ से, वर्गीय पाथ से दूसरे वर्गीय पाथ में जाएगा। अगर वो एनर्जी त्याग कर रहा है तो वो बाहर वाले से अंदर वाले की तरफ आएगा, और अगर वो एनर्जी ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो वो अंदर वाले से बाहर वाले की तरफ जाएगा। मतलब जब अंदर होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, बाहर जितना ज़्यादा दूर होगा इस न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी उतना ज़्यादा रहेगी। जब दूर जा रहा है तो उसको एनर्जी हमें देना पड़ेगा, जब पास आ रहा है तो उसकी एनर्जी निकलेगी। मतलब जब तक एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा तब तक वो एक ही पाथ पे घूमता रहेगा। मतलब ये जो वर्गीय पाथ होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ऑर्बिट का कंसेप्ट उसने दिया। उसको बाद में समरफील्ड ने मॉडिफाई किया। उसने बताया कि ये जो हैं वर्ग आकार नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा अंडाकार जैसे ये इलिप्टिकल होते हैं। उसके बाद फर्दर एक कंसेप्ट आया, क्वांटम कंसेप्ट। क्वांटम कंसेप्ट में जो ऑर्बिट हैं उसको फर्दर डिवाइड किया गया। इसमें बताया गया कि ऑर्बिट जो होती हैं वो बहुत सारी सब ऑर्बिट से मिलके बनी होती हैं, और सब ऑर्बिट जो हैं वो ऑर्बिटल से मिलके बनी हुई होती हैं। ये कंसेप्ट वैसे एप्लीकेबल रहा, इसने बहुत सारी चीज़ों को ये एक्सप्लेन कर दी इसने, मैंस बोर मॉडल ने, लेकिन उसकी भी बहुत सारी कमियां थीं जिसको ओवरकम करने के लिए एक नया कंसेप्ट लाया गया, क्वांटम कंसेप्ट। इसके बेसिस पे बताया गया ये कि ऑर्बिट जो हैं उसमें सब ऑर्बिट होती हैं और ऑर्बिटल होती हैं, और इनको समझने के लिए, दर्शाने के लिए क्वांटम नंबर्स बताए गए। क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर होते हैं, ये होते हैं, इसको हम दर्शाते हैं N, L, M और S से। ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये कुल मिला के 4 अलग अलग क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो मतलब इस तरह से धीरे धीरे जो है परमाणु कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। इसके बाद अगर हम देखें तो एक साइंटिस्ट था मोज़ले। मोज़ले ने, आगे हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम बात करेंगे, बहुत सारी पीरियोडिक टेबल आई, समय समय के साथ चेंज होती रहीं, नई नई पीरियोडिक टेबल आती रहीं। तो मोज़ले ने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया। मोज़ले का प्रयोग आगे हम पढ़ने वाले हैं। मोज़ले का प्रयोग। मोज़ले का प्रयोग क्या था? मोज़ले ने एक ट्यूब लिया, जैसे मैंने पीछे बताया था, वहाँ मैंने गलती से आपको बता दिया था कि कैथोड रेज जो होती हैं, वो कैथोड रेज जो होती हैं वो कैथोड से उत्पन्न होती हैं,
और वो एनोड की तरफ जाती हैं, तो कैथोड से उत्पन्न हो रहा है तो इसीलिए उसको हम कैथोड रेज बोलते हैं। और कैथोड का जो चार्ज होता है माइनस होगा, एनोड का प्लस होगा, तो इसलिए वो एनोड की तरफ जाएगी। तो यहाँ से कैथोड रेज निकली, मतलब इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पे जाके यहाँ हम एक मेटल ले लेते हैं, मेटल की परत ले लेते हैं, धातु की परत। उस धातु की परत पे जाके जब टकराएगा तो इससे एक्स रेज, एक्स किरणें निकलेंगी। यहाँ से एक्स रेज क्या होगा, इमिट होगा। एक्स तरंगे यहाँ से उत्पन्न होंगी। ये जो तरंगे होती हैं, इस तरंगों को जो है इसको मापने के लिए दो अलग अलग पैरामीटर हम यूज़ करते हैं। एक लैम्डा हो गया और एक हो गया म्यू। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, ये है आवृत्ति, और लैम्डा होता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ, और म्यू हो गया, लैम्डा हो गया वेवलेंथ, और म्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। ये है आवृत्ति और ये है तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति तरंग दैर्ध्य। तो जो अल्फ़ा रेज यहाँ से निकलती हैं, अल्फ़ा किरणें निकलती हैं, उसकी वेवलेंथ या एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब एक की वैल्यू पता होगी तो दूसरे की हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक फिक्स करेक्टरिस्टिक यहाँ से मीन्स एक्स रेज यहाँ से उत्पन्न होंगी। अभिलाक्षणिक मतलब करेक्टरिस्टिक मतलब अभिलाक्षणिक एक्स किरणें जो हैं यहाँ से उत्पन्न होती हैं। उनकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। उसके बेसिस पे उसने क्या बताया, मोज़ले ने बताया कि उसने दो चीज़ें देखी। जो पीरियोडिक टेबल थी, मीन्स मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ये बताया गया था कि जो गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं परमाणु के, वो भौतिक और रासायनिक गुण जो होंगे वो परमाणु संख्या पे निर्भर करते हैं। परमाणु संख्या के जैसे जैसे परमाणु संख्या परिवर्तित होती है उसी के साथ मीन्स भौतिक गुण जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। मीन्स जो परमाणु संख्या है वो तत्व के मौलिक गुणों को निर्धारित करता है। उससे जो है तत्व के मौलिक गुण जो हैं डिसाइड होंगे। लेकिन मोज़ले ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उसने एक इक्वेशन दी। वो इक्वेशन क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ये है आवृत्ति, मतलब म्यू हो गई आवृत्ति, और जेड हो गया परमाणु संख्या। तो उसने बताया, मोज़ले ने बताया कि जो परमाणु की जो मीन्स अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, मीन्स जो गुण होते मौलिक गुण होते हैं, वो परमाणु संख्या पे निर्भर करते हैं, ना कि परमाणु द्रव्यमान पे। जबकि मोज़ले की जो मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें बताया गया था कि जो मौलिक गुण हैं या भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो वो द्रव्यमान पे निर्भर करते हैं। द्रव्यमान को हम ए से दर्शाते हैं। तो मोज़ले ने इसको गलत बता दिया। कैसे गलत बताया, उसने एक ग्राफ बनाया। उस ग्राफ में क्या लिया, एक साइड में उसने लिया स्क्वायर रूट ऑफ म्यू और इधर ले लिया जेड। उसके बीच में ग्राफ उसने ड्रा किया तो एक सीधी लाइन हमें प्राप्त हुई। जितने भी पॉइंट वहाँ पे मिले वो सारे के सारे रेखा पे उपस्थित थे, इसी रेखा पे उपस्थित है। जबकि अगर हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ म्यू और ए का ग्राफ, तो
जो हमें पॉइंट प्राप्त होते हैं वो रेखा पे नहीं रहते हैं, कोई पॉइंट ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, कुछ पॉइंट रेखा पे होंगे, इस तरह की कुछ स्थिति रहती है। मतलब ये जो है सारे के सारे पॉइंट रेखा पे आ रहे हैं और ये कुछ पॉइंट ऊपर आएंगे, कुछ नीचे आएंगे, कुछ रेखा पे आएंगे, इसी लाइन पे आ रहे हैं। तो उसके बेसिस पे उसने बताया कि जो मौलिक गुण होते हैं परमाणु के वो परमाणु संख्या पे निर्भर करते हैं, ना कि परमाणु द्रव्यमान पे। परमाणु द्रव्यमान पे वो निर्भर नहीं करते हैं। इसके लिए एक आप स्टेटमेंट लिख लो, लाइन लिख लो कि उसने क्या बताया था। ए जो है यहाँ पे, ए जो है समानुपाती में नियतांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और बी जो है वो कोई भी अल्फा किरण अगर हम लेंगे उसके लिए उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। किसी अभिलक्षणिक अल्फा किरण के समूह के लिए ये नियतांक होता है, एक इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होगी। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए। मोज़ले ने निष्कर्ष निकाला कि तत्व का मौलिक गुण परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। मीन्स मोज़ले ने बताया, निष्कर्ष निकाला, मोज़ले ने बताया कि जो तत्व का मौलिक गुण है वो परमाणु क्रमांक है। मतलब जो गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, वो उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, मीन्स पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ना वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि परमाणु भार पे या परमाणु द्रव्यमान पे। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे अगर हम देखें, तत्व के गुण ब्रैकेट में लिख लो, भौतिक और रासायनिक, उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन हो, उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। मीन्स जो गुण होंगे वो परमाणु संख्या पे, परमाणु क्रमांक पे निर्भर करते हैं, परमाणु द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करते हैं। इसी के बेसिस पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमें बताई गई है। आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी या मीन्स पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जो परमाणुओं को अरेंज किया गया है वो परमाणु संख्या के बेसिस पे किया गया है, ना कि परमाणु द्रव्यमान के। जबकि मेंडलीव की जो पीरियोडिक मीन्स आवर्त सारणी थी उसमें परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे परमाणुओं को अरेंज किया गया था। उसमें बहुत सारी गलतियां थीं, तो उन गलतियों को ठीक करने के लिए नई पीरियोडिक टेबल दी गई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसमें मीन्स मॉडर्न आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें जो एटम को अरेंज किया गया वो परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या के आधार पर अरेंज किया गया, ना कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। आगे हम देखेंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में।